ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि भारत लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से शुरू हो चुकी है। साथ ही आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। इस आचार संहिता के समाप्त होने तक हम आपसे भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा पर बात करेंगे, उस भारत की जो सदियों से विद्यमान है। इस भारत का और भारत के संविधान का महत्व आज दुनिया मानती है। इसलिए आज का दिन बेहद पावन है, क्योंकि आज के दिन ही संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती भी है, जिन्हें संविधान निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षक, राजनेता और समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन, समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में नहीं बिताया। आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे, दलित वर्ग के उत्थान और मानवता के लिए समर्पित किया। वह सर्वसमावेशी सोच के साथ राष्ट्र के विकास के वाहक भी थे। आज उनका जीवन उनसे जुड़े पंचतीर्थ युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। विकास के दौड़ में जो पीछे छूट गए या जिनको पीछे छोड़ दिया गया, ऐसे समुदायों में आज चेतना जगी है, विकास की भूख जगी है, अधिकार की आकांक्षा पैदा हुई है। ये चेतना भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। संविधान के जरिए समाज को एक सूत्र में पिरोने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा भारत चाहते थे जहां सभी के लिए समान अवसर और अधिकार मौजूद हों, जातिगत उत्पीड़न से मुक्त हो और तकनीक की ताकत के जरिए प्रगति कर रहा हो। बाबा साहब के संदेश को युवाओं तक मजबूती से पहुंचाने के लिए उनसे जुड़ी स्मृतियों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित किया गया है। अंबेडकर की जन्मस्थली महू हो या महाराष्ट्र के इंदु मिल की जमीन खरीदकर चैत्य भूमि पर स्मारक के विकास करने की पहल, नागपुर में दीक्षा स्थल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की बात हो, या लंदन में शिक्षा के दौरान जिस मकान में बाबा साहब रहे उसे शिक्षा भूमि के तौर पर विकसित करने, या दिल्ली में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल और 15 जनपद पर स्मारक, इस पंचतीर्थ का विकास किया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देश और समाज को संदेश दिया कि जब हम राष्ट्र निष्ठा और समाज निष्ठा से काम करेंगे तो हमारी दिशा हमेशा सही सिद्ध होगी। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी बाबा साहेब अंबेडकर सबकी प्रेरणा बने हुए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के मान सम्मान में राष्ट्र ने कई कदम उठाए हैं। इनमें अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया गया। 125वीं जयंती वर्ष में 125 रुपए और 10 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को हर साल सामाजिक समरसता दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार 14 अप्रैल 2016 को बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विशेष ऐप को बाबा साहेब के सम्मान में भीम नाम दिया गया। पंचतीर्थ आज युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थल बने हैं। इनमें है महू में जन्मभूमि। इस स्मारक की आधारशिला 1991 में रखी गई थी। आज यह स्मारक बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। महू में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट को उनकी जयंती के मौके पर ही मध्य प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। लंदन में शिक्षा भूमि। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन के जिस घर में रहकर 1920 के दशक में शिक्षा ग्रहण की थी, उस घर को खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर बनाया गया है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से संग्रहालय में तब्दील इस स्मारक को विश्व के लोगों के लिए भारत के आर्थिक चिंतन को समझने का केंद्र कहा जा सकता है। इसके अलावा चैतन्य भूमि में स्मारक। मुंबई में चैत्य भूमि पर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक को विकसित कर भव्य रूप दिया गया है। आज यहाँ देश दुनिया के लोग आकर चिंतन मनन करते हैं। नागपुर में दीक्षा भूमि। बाबा साहब की 125वीं जयंती वर्ष में दीक्षा भूमि को A क्लास पर्यटन स्थल का दर्जा देने का ऐलान किया गया। A क्लास का दर्जा पाने के बाद से दीक्षा भूमि का तीव्र विकास हुआ है। स्मारक स्थल को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। यहीं पर बाबा साहब ने अक्टूबर 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दिल्ली में परिनिर्वाण भूमि और इंटरनेशनल सेंटर।
डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित जिस बंगले में हुआ था, उसे राष्ट्रीय संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया है। संविधान की पुस्तकनुमा आकार में अनूठी इमारत का उद्घाटन 2018 में किया गया। राजधानी दिल्ली में ही 15 जनपथ रोड को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का रूप दिया गया जहां सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर अनुसंधान हो और इस विषय पर थिंक टैंक का काम करे। 192 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बहुमंजिला इमारत का उद्घाटन 2017 में किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन यात्रा आज हर युवा और पीढ़ी की प्रेरणा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और वह संत कबीर दास के अनुयायी थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर लगभग 2 वर्ष के थे जब उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही कर चुके थे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर अम्बेडकर की मां की मौत हो गई। उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पर के नीचे हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। वर्ष 1913 में डॉक्टर अम्बेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रमश एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। वह ग्रेस इन में वकालत के लिए भर्ती हुए। बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। जर्मनी के बार्न विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भारत वापस लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया। बाबा साहब सितंबर 1917 में सेवा में शामिल हो गए। अस्पृश्यता के कारण उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहम कॉलेज में पढ़ाने लगे। लंदन में अपनी कानूनी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, ब्रिटिश भारत में एम्पीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की। 1923 में उन्होंने डीएससी डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की, रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन और 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1938 में अपना इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आखिरकार घोषणा के 21 वर्षों के बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर राष्ट्र नमन करता है। श्रोताओं, अब बात करते हैं लोकतंत्र के महापर्व की।
हाल में संपन्न चुनावों में राजनीतिक प्रचार से जुड़े विमर्श के गिरते स्तरों की विभिन्न प्रवृत्तियों और मामलों पर गौर करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा और अत्यधिक संयम बनाए रखने और तथा चुनाव प्रचार को मुद्दा आधारित बहस के स्तर तक ले जाने के लिए परामर्श जारी किया है। आयोग ने चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को भी उल्लंघनों के ऐसे मामलों के संबंध में चेतावनी दी है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता और कानूनी ढांचे के दायरे में रहने का आग्रह किया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर आयोग कड़ी कार्रवाई से निपटेगा। मतदाताओं की जाति, सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ऐसी कोई भी गतिविधि करने का प्रयास नहीं किया जाएगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या परस्पर वैमनस्य पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक, भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। राजनीतिक दल और नेता मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठे वक्तव्य तथ्यात्मक आधार पर बिना बयानबाजी नहीं करेंगे। असत्यापित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी ऐसे पहलू की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिसका सार्वजनिक गतिविधियों से कोई संबंध ना हो। प्रतिद्वंदियों का अपमान करने के लिए निम्न स्तर के निजी हमले नहीं किए जाएंगे। चुनाव प्रचार या चुनाव अभियान के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाएगा। भक्त और देवता के बीच संबंधों का उपहास करने वाले या दैवीय निंदा के सुझाव देने वाले संदर्भ नहीं दिए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे किसी भी कार्रवाई, कथन से बचना चाहिए जिसे महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रतिकूल माना जा सकता है। मीडिया में असत्यापित एवं भ्रामक विज्ञापन नहीं दिए जाने चाहिए। समाचार आइटम की आड़ में विज्ञापन नहीं दिए जाने चाहिए। प्रतिद्वंदियों की निंदा और अपमान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट या ऐसे पोस्ट जो दुर्भावनापूर्ण हो या जो गरिमा के प्रतिकूल हो, उन्हें पोस्ट या साझा नहीं किया जाना चाहिए। श्रोताओं, 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व का पहला उत्सव होने जा रहा है। इसमें 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। ऐसे में मतदाताओं का एक ही नारा होना चाहिए, मेरा पहला वोट देश के लिए। भारत रत्न से सम्मानित और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन हैं। पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत का परचम लहराने वाली शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनाया गया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मशीनरी बड़े स्तर पर काम कर रही है। उत्सव में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। नई मतदाता सूची में 97 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और असम के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद की सूची भी शामिल है। मेरा पहला वोट देश के लिए को प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर रेत की एक कलाकृति से उकेरा। युवा और फर्स्ट टाइम वोटर से बड़ी संख्या में मतदान कर भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत करने का आग्रह किया है। बेशक यह कलाकृति रेत पर बनी है, लेकिन इसकी छाप हर भारतीय के मन पर है। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र की